हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे जो कंप्लीट एनसीईआरटी है। जीव विज्ञान की जो कंप्लीट एनसीईआरटी है, चैप्टर के जो पीछे सारांश आपको दे रखा है, समरी आपको दे रखी है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के पीछे का रीजन क्या है, सर उसको क्यों पढ़ रहे हैं, पूरी जो थियरी है एनसीईआरटी की चैप्टर में पढ़ तो ली है, तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं। बहुत सारे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं एक चैप्टर है या दो चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो थ्योरी में नहीं लिखे और पीछे समरी में या सारांश में लिखे, तो उसको अपन कवर कर पाए, उसको पढ़ लें, उससे कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो वो ना छूटे, उसके लिए उस समरी को पढ़ना जरूरी है। तो उसी के लिए अपन पढ़ रहे हैं जो समरी है, कंप्लीट जो समरी है उसको 11th क्लास से अपन स्टार्ट करें और 12th क्लास को भी बाद में अपन डिस्कस यहां से करेंगे। तो देखिएगा सेशन को लास्ट तक, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मैं उसको हाईलाइट करवा दूंगा। स्टार मार्क आपको कर लेना है तो काम आपका आसान यहां से हो जाएगा। स्टार्ट अपन करते हैं। सबसे फर्स्ट जो अपना चैप्टर आता है वो कौन सा आता है, जीव जगत। 11th क्लास की एनसीईआरटी का जीव जगत चैप्टर अपने पास आता है। तो स्टार्ट अपन करते हैं, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती है। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। तो नंबर आपको पता होना चाहिए कितने हैं और कितने अब तक खोजे जा चुके हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर क्रियात्मक तथा आकारीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। तब ये आपको पता होना चाहिए, सारा सब कुछ डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा कि नाम पद्धति किसने दिया था, उसके कौन कौन से पॉइंट्स है, 4 पॉइंट जो 4 बिंदु है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो सारा सब कुछ पता होना चाहिए। जो नया पॉइंट होगा वही मैं आपको यहां से बताऊंगा। ज्ञान की इस शाखा को क्या नाम दिया गया, वर्गीकी नाम दिया गया। पादप तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि वानिकी। अब देखो ये जो शब्द लिखा कृषि वानिकी, क्या आपने इसको थियोरी के अंदर कहीं पढ़ा है? ठीक है, कृषि वानिकी। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। तो प्लांट्स और जो एनिमल्स दोनों की यहां पर बात करें, वर्गीकी सिंपल से इसको अपन कहते हैं, टैक्सोनॉमी वगैरह आपने पढ़ रखा है सिंपल सा, ठीक है। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण और वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतरराष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया। कोड भी आपको पता है किस टाइप से दिया गया था। समरूपता, जिसका रूप समान है और विभिन्नताओं के आधार पर आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया था, उसे द्विपद नाम दिया गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसे अपन कहते हैं, सिंपल से आपको पता है कि जाति है, वंश है, वगैरह वगैरह सारा सब कुछ। तो सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव विज्ञान नाम में दो शब्दों से मिलकर बना होता है और दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। जो जीव है वो क्या करता है, जो क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं, वर्गीकरण जो अपन कर रहे हैं, उसका एक सिस्टम है, उसमें अपने आप को प्रदर्शित करता है जो जीव है वो। अब यहां अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार का, कि जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बस दे दिया। समष्टि करता है, समष्टि का मतलब जनसंख्या करता है, या पारितंत्र में करता है, किसी प्रकार से वो घुमा सकता है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत से वर्ग या पद होते हैं जिन्हें प्राय वर्गीकी, संवर्ग या टैक्सा कहते हैं, और ये सभी वर्गीकी पदानुक्रम बताते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कहां से शुरू होता है और कहां खत्म रहता है, जाति से लास्ट तक का, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जीव जगत की समरी में। नेक्स्ट जो चैप्टर अपने पास है वो कौन सा है, जीव जगत का वर्गीकरण। तो सरल आकारिकी लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था। थ्योरी में भी लिखा और पीछे भी लिखा। सरल आकारिक लक्षण जो अपन को दिख रहे हैं उसके आधार पर। उसके बाद में लीनियस साहब आए थे, उन्होंने क्या किया था, जीवधारी की जो प्लांटी और एनिमलिया जगत में दो में विभक्त किया था लीनियस ने। और वी टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी। कब दी थी, ये साल भी आपको ध्यान में रखना है। 5 जगत कौन कौन से हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, ये प्लांटी और एनिमिलिया है। अब इसमें 5 जगत जो इन्होंने बताया था, इसका वर्गीकरण का जो आधार था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख मानदंड कौन कौन से, एक तो कोशिका की संरचना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है।
कि 5 जगत प्रणाली का आधार में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट कोशिका संरचना, दैहिक संगठन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनकी बॉडी किस टाइप से बनी हुई, कोशिकीय है, उत्तक है, अंग है, वो सब। पोषण और प्रजनन की विधि, और जाति वृत्तीय संबंध, जाति वृत्तीय का मतलब एक से दूसरी जाति का संबंध किस प्रकार से जीव की बात करें तो ये 5 मानदंड प्रमुख हैं। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया जो विश्वव्यापी है, सिंपल सी बात है। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत वृहत है, उपापचय बहुत ज्यादा दिखाता है, डाइवर्सिटी विविधता दिखाते हैं, ठीक है। कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, रसायन पोषी होते हैं, मृत पोषी होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऐसे हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया में पोषण की विधि कैसे हो सकती है, स्वपोषी और परपोषी होती है, मतलब खुद से खुद का कर सकते हैं, और पर का मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, अपन कवक और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकेरियोट जीवधारी सम्मिलित है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। यूकेरियोटिक में भी 2 प्रकार के जीव, एक तो एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। तो प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय जो जीवधारी वो आ जाएंगे। प्रोटिस्टा जगत जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबंद कोशिकांग पाए जाते हैं जो मोनेरा में नहीं मिलते हैं, ठीक है। संगठित केंद्रक, यूकेरियोट्स का मतलब क्या होता है, यू का मतलब वेल डेवलप्ड, और कैरियन जो शब्द यूज में लेते हैं उसका मतलब क्या है, केंद्रक। तो इसमें केंद्रक और कोशिकांग अन्य जो जिसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है वो सारे सब कुछ मिलेंगे। और जो प्रजनन होगा वो कैसा होगा, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट आता है फंजाई जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विविधता मिलती है। अधिकांश कवक में मृत जीवी प्रकार का पोषण मिलता है, अधिकांश बोला है, सभी नहीं बोला है, अधिकांश बोला है। इसमें भी कंफ्यूज आपको कर सकते हैं कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। कि निम्न में से कवक के लिए कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। सभी कवक में मृत जीवी प्रकार का पोषण मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट देगा अधिकांश कवक में मृत जीवी मिलता है, अधिकांश में परजीवी मिलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें भी जनन कैसा होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको याद रखने की ट्रिक, इनके एग्जांपल को याद रखने की ट्रिक जो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ट्रिक्स वाली में, उसमें मिल जाएगा, बहुत इजी ट्रिक बता रखी है। प्लांटी में सभी यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जिसमें शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधे के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद में एकांतरण होता है, ठीक है। पौधे का जो लाइफ साइकिल है उसकी बात करें तो उसमें एक तो युग्मकोद्भिद, युग्मक का उद्भव करने वाला, और दूसरा बीजाणुद्भिद, बीजाणु का उद्भव करने वाला। ये 2 शब्द हैं जो आपको डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। इसमें एकांतरण चलता है, एकांतरण का मतलब एक में अंतर, एक बार बीजाणुद्भिद, दूसरी बार युग्मकोद्भिद, फिर अगली बार बीजाणुद्भिद, फिर युग्मकोद्भिद, इस टाइप से चलता है। पर पोषित यूकेरियोटिक बहुकोशिक जीव जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती तो उन्हें एनिमिलिया किंगडम में शामिल किया गया। जैसे अपन है तो अपने कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति नहीं है कोशिकाओं के अंदर जो है। तो जितने भी जीव जिनमें कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति नहीं है, वो क्या है, किसके अंदर मिलेंगे, यूकेरियोटिक बहुकोशिक एनिमिलिया जिसे अपन कहते हैं। इन जीवों में पोषण जो है कैसे होता है, प्राणी सम होता है। इनमें प्राय लैंगिक जनन होता है। कुछ एक कोशिक जीव जैसे वायरस और विरोइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया। वायरस को कहता है ना तो जीवित है ना निर्जीव है, वो तो जीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग जो यूनिट है वो वायरस को कहा गया, विषाणु को कहा गया। तो वो सारा सब कुछ अपने यहाँ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आता है समरी वो आती है चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत की। तो वनस्पति जगत, पादप जगत में प्राय शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ये आपको सिंपल सी बात पता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, सभी में होता है वैसे तो। ये सरल होते हैं थैलासाब, थैलासाब मतलब आभासी, जो अपन बात करते हैं थैलस के जैसे, ठीक है। स्वपोषी और मुख्यतः जलीय जीव होते हैं। जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन क्या बोलते हैं कि पर्ण सम, मूल सम, तना सम, मतलब एक्चुअल में जो पत्ती है, मूल है, तना वो नहीं होता, उनके समान संरचना होती है। उनका समान का मतलब उनका समान काम करने वाली संरचना इसके अंदर मिलती है। तो ये थैलासाब है, स्वपोषी और मुख्यतः जलीय जीव है। वर्णक के प्रकार और भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर देखो 2 प्रकार इन्होंने बता दिए, किस किस पे, किस आधार पर। एक तो वर्णक किस प्रकार का क्लोरोफिल मिल रहा है, दूसरा भोजन संग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, भोजन संग्रह डायरेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा। भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं शैवाल को। एक तो क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी, लाल, भूरा और हरा जिसे अपन कहते हैं।
शैवाल प्राय विखंडन द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है। विखंडन का मतलब टूट करके, एक कोई बॉडी है वो टूट जाएगी और नया जीव बना लेगी, नया पादप बना लेगी। अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा लैंगिक जनन कोशिका अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक जनन कोशिकाओं द्वारा करते हैं। लैंगिक कोशिकाएं समयुग्म की हो सकती है, असमयुग्म की हो सकती है और विषम युग्म की, मतलब जिनमें युग्मक समान हो अलग अलग प्रकार के, तो उसके आधार पर कहा गया नर और मादा युग्मक के आधार पर। फिर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में उगते हैं, उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। उगते हैं मिट्टी में, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन जो करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, वाटर पर डिपेंड करता है। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादपकाय अधिक विभेदित होती है। पादपकाय वही हो गया थैलासा जो अपन ने बोला, उससे थोड़ी सी ज्यादा विकसित होगी। ये थैलस की तरह होती है और शयान अथवा सीधा हो सकता है। शयान का मतलब लेटा हुआ, और सीधा तो समझ में आता ही। ये मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहते हैं। इनमें मूल की तरह, तने की तरह और पत्तियों की तरह की रचनाएं पाई जाती है। तरह बोला है ना कि मूल बोला एक्चुअल। ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ड और मॉस में विभक्त होते हैं। लीवर वर्ड थैलासाब, थैलसाब तथा पृष्ठ आधार होता है। ठीक है, पृष्ठ और आधार दो साइड होती है ना, पृष्ठ का मतलब पीछे, आधार का मतलब आगे, तो इस पृष्ठ और आधार इसे अपन बोल सकते हैं। मॉस जो होते हैं सीधे होते हैं, पतले तने वाले होते हैं, जिस पर पत्तियां सर्पिल ढंग से लगे रहती है, इस प्रकार से घूमी हुई लगी रहती है पत्तियां। ब्रायोफाइट की मुख्य काय युग्मकोद्भिद होती है, जो युग्मकों को उत्पन्न करती है। इसमें नर लैंगिक अंग होते हैं जिसे पुधानी कहते हैं, और मादा को स्त्रीधानी अपन कहते हैं। नर और मादा युग्मक इससे पैदा होते हैं जो संगलित तो होकर युग्मनज बनाते हैं। ये सिंपल सी बात है, नर और मादा जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, या युग्मनज जिसे अपन बोल सकते हैं। युग्मनज से बहुकोशिक बनती है। अभी इस युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी तो बहुकोशिक रचना बनाती है, जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं। तो स्टार्टिंग में अपन ने बोला था एक बार क्या होता है युग्मकोद्भिद, दूसरी बार बीजाणुद्भिद अपन कैसे, तो इसे बीजाणुभिद अपन ने कह दिया, बीजाणुभिद इसे अपन ने कह दिया जो बहुकोशीय की स्ट्रक्चर मिली। अब इसमें वापस से क्या होगा दोस्तों, एक गुणित बीजाणु बनेगा यहाँ से, मतलब अर्धसूत्री विभाजन कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा, और बीजाणुओं से वापस से युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा जो होता है वो कौन सा होता है, बीजाणुद्भिद होता है। अब यहाँ उल्टा चल रहा है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, समझ में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ मुख्य बीजाणुद्भिद और वहां युग्मकोद्भिद है। ठीक है, लिखा भी अगर ना पता हो तो आप देख सकते हो इसके अंदर, ये रहा, यहाँ युग्मकोद्भिद है ब्रायोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स के अंदर कौन सा है, बीजाणुद्भिद है। तो इसके अंदर क्या होता है, वास्तविक मूल, तना और पत्ती होती है। पहले मूल सम, तना संपर्ण सम अपन ने बात की थी। तो इसमें सुविकसित समान उत्तक होता है, जो जाइलम और फ्लोएम जिसे अपन कहते हैं, जो जल को या जो पोषक तत्व है उनको ले जाने का काम करता है। बीजाणुद्भिद में बीजाणुधानी होती है, जिसमें मियोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार की बीजाणु है तो इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये बीजाणु बन जाएगा, और बीजाणु अंकुरित होकर क्या बना देता है, युग्मकोद्भिद बनाता है। ये बीजाणु अंकुरित हो जाएगा तो युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इन्हें वृद्धि के लिए ठंड, नम स्थानों की आवश्यकता होती है। युग्मकोद्भिद में नर और मादा लैंगिक अंग होता है। युग्मकोद्भिद नाम से पता चल रहा है युग्मक का उद्भव करने वाला, बनाने वाला, जिन्हें कर्मशः पुधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। नर युग्मक के मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, और युग्मनज से बीजाणुद्भिद बनता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। उसके अंदर बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं रहता है। अब आपको जब भी आप पढ़ते हो तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को साथ में लेके चलना है, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को साथ में लेके चलना। ठीक है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में क्या, टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा जो बीजाणुद्भिद, और ब्रायोफाइट में इसका जस्ट उल्टा है। सेम वैसे जिम्नोस्पर्म में जो बीजांड है वो अंडाशय भित्ति से नहीं ढका रहता, जबकि एंजियोस्पर्म में ढका रहता। तो साथ में कंपेयर करके पढ़ोगे तो आसान काम यहाँ से हो जाएगा। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं, इसलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जो कहाँ होते हैं, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में बनते हैं। ये धानियां बीजाणुपर्ण में होती है। बीजाणुपर्ण क्या होता है, बीजाणुपर्ण लघुपर्ण तथा गुरु बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल रूप से लगे रहते हैं। लघु का मतलब छोटा नर के लिए, और गुरु का मतलब बड़ा। ठीक है, जिन्हें क्रमशः नर शंकु और मादा शंकु बनते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं और पराग नली बनती है, जिससे नर युग्मक अंडाशय से निकल आता है। और यहाँ पर स्थिर धान्य में स्थिर अंड कोशिका संलग्न होता है, और निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में और बीजांड बीज में विकसित होता है। तो ये 12th क्लास से जोड़ दें। यहाँ पर जो चैप्टर कंप्लीट होता है
वनस्पति जगत वो 12th क्लास से स्टार्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है जो चैप्टर, वो कौन सा है, प्राणी जगत। प्राणी जगत एनिमल किंगडम। तो मूलभूत लक्षण के आधार, मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, सममिति कोशिका संगठन, गुहा, खंडी भवन, परस्पर रज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार है। जैसे पादप जगत की बात की या जो पूरा जगत है उसकी बात की, विटेकर साहब ने वहां 4-5 आपको बताया, तो सेम यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है। अरे ये सम्मिति है, द्वि है या असम्मिति है। कोशिका संगठन की बात करते हैं, गुहा की बात करें, घुवी है, अघुवी है या वो स्यूडोसिलोमेट्स है, खंडी भवन में मतलब बॉडी पर है या नहीं है, प्रस्त्रज्जु है या नहीं, उसके आधार पर। तो इन लक्षणों के अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं जो संघ या वर्गीकरण के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पोरीफेरा की बात करें जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी आती है, का क्या होता है, कोशिकीय संगठन होता है, तथा कशाभी कीप कोशिका या कोइनोसाइट्स मुख्य लक्षण है। सिलेंट्रेट में क्या होता है, स्पर्शक होते हैं और दंशकोरक होते हैं, दंश के लिए, ठीक है, कांटा जिसे एक तरह से बोल सकते हैं। ये सामान्यतः जलीय हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, जल में, ठीक है, होते हैं, लेकिन जल में एक जगह पर रह सकते हैं या जल में अलग अलग जगह भी वो जा सकते हैं। टीनोफोर लवणीय तथा कंकट पट्टिका वाले जीव होते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थेस या चपटा, प्लेट का मतलब प्लेट, सिंपल सा प्लेट बोल सकते हैं उसे। प्राणियों का शरीर होता है चपटी और द्विपार्श्व सममिति वाला होता है। परजीवी प्लेटेहेल्मिन्थेस में स्पष्ट चूषक, परजीवी का मतलब दूसरे जीव पर निर्भर करने वाला, तो वहां से क्या करेगा, चूसने वाले अंग उस पर मिलेंगे और अंकुश वहां से होते हैं। एसके हेल्मिन्थेस जो होता है कूट प्रभुवी होती है, मतलब उसके अंदर सही से जो गुहा होती है वो नहीं मिलती एक्चुअल वाली, और गोलाकृति होते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थेस बिल्कुल प्लेट होता है और ये गोलाकार होते हैं जो एसके हेल्मिन्थेस होते हैं वो। एनेलिड प्राणी भी खंडित होते हैं, मतलब उनके शरीर पर अलग अलग खंड होते हैं जिनमें प्रगुहा होती है, और बाह्य और अंत्य खंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं। बाहर से भी होते हैं खंड, अंदर से भी होता है गुहा, गुदा जो सबसे लास्ट में होती है शरीर में। ऑर्थ्रोपोडा जो होते हैं प्राणी जगत का बहुत बड़ा समूह जिसमें संधि युक्त पाद आता है, संधि का मतलब जुड़े हुए, और पाद का मतलब जो हाथ पांव, जैसे सिंपल सा बोल सकते हैं। मोलस्का का जो कोमल शरीर होता है वो कैल्शियम कवच से ढका होता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का बना होता है। काइटिन जो होता है ना, कवक वाले टॉपिक के अंदर भी अपन पढ़ते हैं काइटिन, ठीक है। इकाइनोडर्मेट की जो त्वचा होती है वो कांटेदार होती है, और इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल सामान्य तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इकाइनोडर्मेट्स का। हेमिकोडेटा कृमि की तरह लवणीय प्राणी होते हैं, और इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है जिसमें शुंड, कॉलर और वक्ष होता है। हेमिकोडेटा में एक डायग्राम भी एनसीईआरटी में आपको दे रखा है। फिर बात करते हैं कोडेटा में। कोडेटा के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु, नोटोकोड, या तो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में या जीवन की किसी अवस्था में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना है। कोडेटा की बात करें, जो पृष्ठ रज्जु पीछे की, पृष्ठ का मतलब पीछे, मैं आपको पहले ही बता चुका, नोटोकोड जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी स्टेज में हो सकती है, तो पहले हो सकती है, पहले का मतलब अर्ली जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है, भ्रूणीय अवस्था, उसके अंदर, या जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकती है। दूसरे लक्षण क्या है, इसके पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में जबड़े का अभाव, अग्नाथा, और अन्य में जबड़ा होता है, नेथो स्टोमेटा मिलते हैं, ठीक है, जबड़ा होता है और नहीं होता उसके आधार पर। साइक्लोस्टोमेटा अग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है, साइक्लोस्टोमेटा, इसको वापस से डिवाइड कर रखा है। ये अत्यंत प्राचीन कोर्डेटा होता है तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, मछली के बाहर रहते हैं, मछली के शरीर पर। नेथोस्टोमेटा को दो अधि वर्ग में विभक्त किया जाता है, पिशीज और टेट्रापोडा, ठीक है। वर्ग कॉन्ड्रिक्टिस तथा ऑस्ट्रिक्टिस का चलन पंख द्वारा होता है, और ये पिसीज के अंतर्गत आते हैं, पंख होते हैं उनके अंदर, इसे पिसीज बोला गया सिंपल से। और कॉन्ड्रिक्टिस लवणीय मछलियों में बहिकंकाल उपास्थिल होता है। उभयचर, एम्फीबियस, सरीसृप, पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी वर्गों में दो जोड़े पाद पाए जाते हैं, टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे। टेट्रा का मतलब ही वैसे 4 होता है, ठीक है। उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं केराटिनित होती है, सरीसृप जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्कैल्प होती है, त्वचा होती है, वो शुष्क होती है और केराटिन वाली होती है। सांप में पाद अनुपस्थित होते हैं, पैर अनुपस्थित होती है। मछलियां उभयचर और सरीसृप असमतापी होते हैं, अनियत तापी होती है, अपने तापमान को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। बाहर का जो तापमान है उसी के आधार पर इनकी बॉडी का तापमान रेगुलेट किया जाता है। जबकि कुछ ऐसे पक्षी जीव है, जैसे पक्षी समतापी जीव होते हैं और शरीर पर पंख होते हैं, उड़ने में सहायता ये करते हैं।
ये पंख रूपांतरित क्या है, अग्रपाद है, जो पंख होते हैं ना उनके आगे वाले पांव, जैसे अपने ये हाथ है वो अग्रपाद है, नीचे वाले पश्चपाद है, तो वो रूपांतरित हो गए। पश्चपाद चलने, तैरने और टिकने, पक्षीशाद या आलिंगन के समय अनुकूलित होते हैं। स्तनधारी के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख है, और ये सामान्यतः जरायुज होते हैं, बच्चे ही देने वाले होते हैं। एक होते हैं अंडायुज या अंडयुज जिसे अपन बोलते हैं, अंडे देने वाले जो जीव होते हैं वो। फिर नेक्स्ट जो अपने पास आता है चैप्टर वो कौन सा है, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। यदि हम समस्त पादपों पर दृष्टि डालें तो पुष्पीय पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। पुष्पीय पादप का मतलब एंजियोस्पर्म। ये आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि और जीवन काल, प्रकृति तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग रह सकते हैं, अलग अलग पोषण की विधि, अलग अलग जगह पे रह सकते हैं, और जो सबसे विपरीत परिस्थिति होती है उसमें ये पाए जा सकते हैं। इनमें मूल तथा प्ररोह तंत्र भली भांति विकसित होता है। मूल का मतलब नीचे वाला, प्ररोह का मतलब ऊपर वाला। इनमें मूल तंत्र मूसला तथा जकड़ा मूल पाई जाती है। ये दो प्रकार पढ़ रखे अपन थ्योरी के अंदर। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में मूसला मूल, जबकि एक बीजपत्री में जकड़ा मूल होती है। कुछ पादपों में मूल भोजन के संग्रहण और यांत्रिक सहारे तथा श्वसन के लिए रूपांतरित होती है। श्वसन के लिए तो जलीय पादप में, और बाकी भोजन के लिए भी होती है। बहुत सारे उदाहरण अपन देखते हैं। पर्रो जो तंत्र होता है वो क्या होता है, उसमें तना आता है, पत्ती आती है, पुष्प आती है, और जो फूल है वो आती है। तने के आकारिकी अभिलक्षण जैसे गांठों और पोरियों की उपस्थिति, बहुकोशिक रोम तथा घनात्मक प्रकाशनवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति में तने और मूल के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हाईलाइट इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तने के आकारिकी अभिलक्षण जैसे वहां पर गांठें मिल सकती, पोर हो सकते हैं छोटे छोटे, रोम हो सकते हैं बहुकोशिकीय, और प्रकाशु प्रकाशानुवर्ती प्रवृत्ति, जिस दिशा में प्रकाश है उसी दिशा में वो जाता है, ठीक है। ये प्रवृत्ति जो तने के अंदर मिलती है तो आसानी से अपन समझ सकते हैं। पत्ती तने की पार्श्विक उधर पर गांठ से बहिर्जातीय रूप से विकसित होती है, पत्तियां साइड में रहती है और हरी होती है मोस्टली, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सके। क्लोरोफिल वगैरह उसके अंदर मिलते हैं। पत्तियां आकार, माप, किनारे, शीर्ष तथा पत्ती की स्तरिका के कटाव में सुस्पष्ट विविधता दिखाती है। तो अलग अलग प्रकार की पत्तियां अपन पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है पुष्प। तो पुष्प क्या है, एक प्रकार के पर्रों का रूपांतरित रूप है, जो जहां लैंगिक जनन संपन्न होता है, जो 12th क्लास में अपन पढ़ते हैं। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रम में विन्यासित रहता है। यह संरचना, ज्यामिति, अन्य भागों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति, दल, बाह्य दल, अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास में भी विविधता प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब पुष्प के ही पार्ट लिखे हैं वैसे एक तरह से, तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है, आता है, अपन को पता है, नया कुछ भी नहीं। बीज एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार, माप तथा जीवन क्षमता काल में विविध रूप के होते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार पर माने जाते हैं। पुष्प के जो अभिलक्षण उसका जो वर्गीकरण और पहचान के आधार पर मानते हैं, और इनका वर्णन कुलों के अर्ध तकनीकी विवरण चित्रों सहित किया जा सकता है। तो कुल फैमिलीज वगैरह अपन पढ़ते, 3-4 प्रकार के एनसीईआरटी में आपको दे रखा है। अतः एक पुष्पीय पादप का वर्णन वैज्ञानिकी शब्दावली का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट क्रम में कर सकते हैं, और पुष्पीय अभिलक्षण संक्षिप्त रूप से पुष्पीय चित्र, पुष्पीय अंगों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो डायग्राम जो आता है अपने पास किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है, दल, बाह्य दल कैसे हैं, कैसे नहीं है, वो सारा सब कुछ अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पुष्पीय पादपों का शरीर। शारीरिक दृष्टि से पौधा विभिन्न प्रकार के उत्तकों से बना होता है। उत्तक मुख्यतः मेरिस्टेमेटिक शीर्ष हो सकते हैं, ऊपर की तरफ, पार्श्व का मतलब साइड की तरफ, और अंतर्वेशी तथा स्थायी हो सकते हैं, सरल और जटिल में विभक्त होते हैं। क्लासिफिकेशन बताया है। उत्तक अनेक कार्य करते हैं, जैसे स्वांगीकरण, यांत्रिक सहारा, संचय, पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषण जैसे पदार्थों का संबंध। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। बाह्य त्वचीय तंत्र में बाह्य त्वचीय कोशिकाएं आती है, रंध्र आता है, और बाह्य त्वचीय उपांग आता है। तो बाहर का मतलब सिंपल सा बाह्य से समझ सकते हो, बाहर। 3 प्रकार के उत्तक होते हैं, जैसे बाह्य त्वचीय, एक भरण, और दूसरा तीसरा संवहन। भरण उत्तक के 3 क्षेत्र होते हैं, वलकुट, परिरंभ तथा पित्त। संवहन उत्तक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के अनुसार संवहन मंडल विभिन्न प्रकार के होते हैं। संवहन मंडल संवहन रचना बनाते हैं, पानी, खनिज और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं,
द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों के आंतरिक संरचना में बहुत डिफरेंस होता है और ये प्रकार, संख्या और सामान्य मंडल की स्थिति के आधार पर अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे कोशिका उत्तक, अंग और अंग तंत्र कार्य को इस प्रकार विभक्त कर लेते हैं कि शरीर का बना रहना सुनिश्चित रहे तथा इस तरह वे श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। चाहे कोशिका हो, चाहे उत्तक हो, चाहे अंग हो, अलग अलग रूप से वो कार्य वो करते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अंतराकोशिकीय पदार्थों से बने होते हैं तथा एक या अधिक कार्य करते हैं, उत्तक कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी उत्तक की परिभाषा लिखी इन्होंने। उपकला शरीर के चादर जैसे उत्तक होते हैं। बाह्य सतह भूविकाओं, वाहिनियों और नलिकाओं के स्तर होते हैं। ठीक है, उपकला बाहर का जो स्तर होता है वो जो कोशिकाएं आपको जो मिल रही है, जहां पर वाहिनियां हैं, नलिकाएं हैं, वहां आपको मिल सकते हैं, जैसे जो अपना पाचन तंत्र है या परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। उपकलाओं की एक मुक्त सतह होती है जिसके एक तरफ शरीर तथा दूसरी तरफ बाह्य वातावरण होता है। जैसे ये मान लो इस तरफ से, तो ये बाह्य वातावरण यहां से होगा और दूसरी तरफ यह कोशिकाएं दूसरी होगी, जो शरीर की जो दूसरी कोशिकाएं होती है वो। ठीक है, इनकी कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होती है, संधियों से जुड़ी रहती है। भारतीय बुल फ्रॉग राना टिग्रिना भारत में पाया जाने वाला सामान्य मेंढक है। तो उत्तकों के बारे में इतना से यहाँ पर बता रखा है और मेंढक के बारे में बता रखा है। इनका शरीर जो है त्वचा से ढका रहता है, त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए चिकना होता है, जो अत्यधिक संवहनी होती है और श्वसन जल तथा थल में सहायता करती है। श्वसन वो जल में भी कर सकता है, उभयचर है, मतलब जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। शरीर जो है सिर और धड़ में विभक्त रहता है, गर्दन जैसा कुछ। ठीक है, एक पेशीय जीवा उपस्थित होती है जो किनारे से कटी हुई द्विपालित होती है। जीव होती है वो कटी होती है साइड से और दो पालियां उसके अंदर होती है। कभी भी देखो स्लो मोशन में यूट्यूब पे जाकर देखना कैसे वो पकड़ता है मच्छर को या जो भी एक्सरसाइज है। ये शिकार को पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल ग्रसिका, आमाशय, आंत्र और मलाशय की बनी होती है, जो अवस्कर की द्वारा बाहर की ओर खुलती है। अवस्कर जो बाहर की ओर खुलने वाला छेद है वो है। मुख्य पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय है। ये पानी में त्वचा द्वारा और जमीन पर फेफड़ों द्वारा शोषण करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है, क्लोज। आपको पता होना चाहिए कि परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो खुला और दूसरा बंद। ठीक है, तो यहाँ कैसा मिलता है, बंद प्रकार का यहाँ पर आपको मिलता है। लाल रुधिर कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती है। तंत्रिका तंत्र केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त प्रकार का होता है। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क और मूल जनन कोशिकाएं हैं जो अवस्कर में खुलती है। अवस्कर में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पाचन वाला है वो भी खुल रहा है मलाशय से, और ये जो प्रजनन वाला वो भी यहाँ से खुल रहा है। नर जन्नांग एक जोड़ी वृषण तथा मादा जन्नांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक मादा एक बार में 2,500 से 3,000 अंडे देती है। निषेचन और परिवर्तन बाह्य प्रकार का होता है और अंडों से टेडपोल निकलता है जो लार्वा है, और मेंढक में कायांतरण हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस यहाँ से देखने को मिलता है, मतलब काया का परिवर्तन होता है, चेंज होता है शरीर में। फिर नेक्स्ट जो अपने पास आता है कोशिका जीवन की इकाई। सभी जीव कोशिका या कोशिका से बने होते हैं। कोशिकाएं आकार व आकृति तथा क्रियाएं कार्य की दृष्टि से भिन्न होती। झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंगों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम से जानते हैं। जिसके अंदर झिल्ली युक्त होते हैं वो यूकैरियोटिक है, जिसके अंदर नहीं होता है प्रोकैरियोटिक। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, बार बार बता रहा हूं आपको। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य से बना होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं मिलती। जीव द्रव्य कला होती है, चयनित पारगम्य होती है, सेलेक्टिवली पारगम्य होती है, परमिएबल होती है, कुछ को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती, उसको अपन बोलते हैं चयनित पारगम्य, और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती है। अतः झिल्लिका युक्त अंत्य झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत एक तंत्र आता है अंत्य झिल्लिका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत अंतर्द्रव्य झिल्लिका, गोल्जिकाय, लयनकाय व रसधानी होती है। सभी कोशिकीय अंगक विशिष्ट एवं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। हरित लवक जो होते हैं वो तारक व तारक केंद्रक पक्षमाप व कशाभिकों का आधारकाय बनाते हैं जो गति में सहायता करते हैं। ठीक है, सिलिएटेड, सिलिया और फ्रेजिला आपने सुना होगा। जंतु कोशिका में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तर्क उपकरण बनाता है इस प्रकार से कुछ। केंद्रक में केंद्रिक व क्रोमेटिन का तंत्र मिलता है।
ये अंगकों के कार्य को ही नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आनुवांशिकी में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो ये जो है केंद्रक जो है वो क्या करता है, बाकी जो ऑर्गन है उसको नियंत्रित करता है। और जेनेटिक्स में तो आपको पता है कि डीएनए वगैरह, गुणसूत्र वगैरह इसी के अंदर मिलते हैं, तो वो अगली पीढ़ी तक जाता है युग्मकों की सहायता से। अतः कोशिका जीवन का की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई यहां से होती है। अंत्य द्रव्य जालिका नलिकाओं व कुंडों से बनी होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी और दूसरी चिकनी। जहां पर राइबोसोम मिलते हैं वो खुरदरी हो जाएगा, जहां नहीं मिलते वो चिकनी हो जाएगा। तो अंत्य द्रव्य जालिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण और ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। गोल्जी काय झिल्ली युक्त अंगक हैं जो चपटे थैलीनुमा संरचना से बने होते हैं। इनमें कोशिकाओं का स्रवण संविष्ट होता है, जिसमें सभी प्रकार के बृहद अणु का पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं गोल्जी काय में। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में या अंत्य द्रव्य जालिका से संबंध होते हैं। सूत्रगणिका माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये ऑक्सीकारी फोस्फोलीकरण तथा ये क्या लिखा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में, एटीपी जिसे अपन कहते हैं उसके निर्माण में काम में आता है। एटीपी एनर्जी, करेंसी और ऊर्जा मुद्रा जिसे अपन कहते हैं। ये द्विक झिल्ली क्रिस्टी में अंतर्वलित होते हैं। दो प्रकार की दो झिल्लियां यहाँ पर आपको मिलेगी इस प्रकार से, जिसे क्रिस्टी अपन कहते हैं। लवक जो होता है वर्णक युक्त अंगे अलग अलग प्रकार के इसके अंदर मिलेंगे, जो केवल पादप कोशिकाओं में मिलेंगे, जंतुओं में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी दो झिल्लियां होती है। लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया तथा पिट्ठिका में अप्रकाशीय मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकाशीय कहां मिलती है, ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया और पिट्ठिका में अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हरे रंगीन लवक वर्णकी होते हैं, जिसमें कैरेटिन और जेंथोफिल जैसे वर्णक मिलते हैं। पक्षमाप तथा कशाभिका कोशिका की गति में सहायता करते हैं, पहले आ चुका है। कशाभिका पक्षमाप से लंबे होते हैं, कशाभिका तरंगी गति से चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये बाहर की जो थ्योरी उसके अंदर नहीं लिखा, तरंगी गति ये करते हैं। जबकि पक्षमाप जो है वो कैसे करते हैं, डोल नोदन, ठीक है, डोल नोदन जैसे करते हैं। और ये तरंगी गति, तरंग के जैसे वेव लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसके जैसे करते हैं कुछ इस प्रकार से। डोल नोदन की बात करें तो ये इस प्रकार से, ठीक है। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य व क्रोमेटिन पदार्थ को घेरे रहता है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्रक युग्मित होता है, जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपने पास आता है वो कौन सा था, जीव अणु बायोमोलिक्यूल जिसे अपन कहते हैं। जीवों में आश्चर्यजन्य विभिन्नता मिलती है। इसकी रासायनिक संगठन में उपापचयी अभिक्रियाओं में असाधारण समानताएं मिलती है। जीव जो है उत्तक व निर्जीव द्रव्यों में पाए जाने वाले तत्वों के संगठन का यदि गुणात्मक परीक्षण किया जाए तो काफी समान रहता है, ठीक है। जीव उत्तकों और निर्जीव में देखें तो लगभग सेम रहते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण के बाद ये स्पष्ट है कि यदि जीव तंत्र में निर्जीव द्रव्यों की तुलना की जाए तो जीव तंत्र में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO जिसे अपन कहते हैं की अपेक्षाकृत अधिक बहुलता होती है। कंपेरेटिव अपन करते हैं तो ज्यादा मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जीव में सर्वाधिक प्रचुर रसायन जल मिलता है, लगभग 70 to 80% मिलता है। कम अणुभार 1000 डाल्टन से कम वाले हजारों जैव अणु होते हैं। जीवों में अमीनो अम्ल, एकल सेकेराइड, द्विसेकेराइड शर्कराएं, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड व नाइट्रोजन क्षारक जैसे कुछ कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है या जो न्यूक्लिक अम्ल है उसी के नाम यहाँ से लिखे हैं, जो एकलक इकाई है वो, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल और 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड 5 प्रकार के कैसे मिलते हैं, 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर। वसा व तेल ग्लिसराइड होते हैं, जिनमें वसा अम्ल, ग्लिसरॉल व स्टिरिक होता है। फोस्फोलिपिड में फॉस्फोरीकृत नाइट्रोजनीय यौगिक मिलते हैं, फॉस्फेट वाले, ठीक है। जीव तंत्र में केवल 3 प्रकार के बृहद अणु जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और बहुसेकेराइड मिलते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने, केवल 3 प्रकार के ही मिलते हैं बहुलक, सॉरी जो बृहद अणु है वो। जबकि आगे अपन पढ़ते हैं तो वहां आपको कंफ्यूज कर देता है अणुभार के आधार पर। लिपिड्स का झिल्ली संबंधित होने के कारण बृहद आणविक अंश में रहते हैं, लिपिड्स झिल्ली में रहते हैं, कोशिका झिल्ली में। जैव बृहद अणु बहुलक होते हैं, ये विभिन्न घटकों से मिलकर बनते हैं। जैसे न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, डीएनए, आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। और जैव बृहद अणुओं में संरचना का पदानुक्रम जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क की संरचना मिलती है। मेनली प्रोटीन की ये बात कर रहा है।
न्यूक्लिक अम्ल जो है आनुवांशिक द्रव्य की कोशिका भित्तियों के रूप में कार्य करता है। बहुसेकेराइड पौधे, कवक और संधिपादों के बाह्य कंकाल के घटक ही होते हैं। ये ऊर्जा के संचित रूप स्टार्च व ग्लाइकोजन में भी मिलते हैं। प्रोटीन जो होते हैं कोशिकीय के कार्यों में सहायता करते हैं और प्रोटीन बनते हैं अमीनो अम्लों से। उनमें से कुछ एंजाइम हो सकते हैं, प्रतिरक्षी हो सकते हैं, ग्राही हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं और दूसरे संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं। प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। व संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाला जो प्रोटीन है कौन सा है? रूबिस्को। बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक शक्ति होते हैं। और प्रोटीन में एंजाइम क्रियाशीलता हेतु इष्टतम तापक्रम में पीएच की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी तापमान या पीएच पे दे दो तो वो काम कर लेगा एंजाइम, नहीं, सबका एक अलग अलग होता है। एंजाइम्स अभिक्रिया दर को काफी तीव्र कर देते हैं। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जो इसे पैतृक पीढ़ी से संतति में आगे बढ़ाते हैं। तो घास काट रखी एक तरह से थ्योरी के अंदर, सारांश के अंदर एक साथ लिखा नहीं प्रोटीन को, फिर आ गया न्यूक्लिक अम्ल, बीच में आ गया सैकराइड शुगर, तो एक साथ लिखते तो ज्यादा सिस्टम से बैठता है। एनसीईआरटी ऐसी ही होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है चैप्टर नंबर 10, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटा चैप्टर लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे यहाँ से बनते हैं। ठीक है, प्रोफेस फर्स्ट से मेनली तो वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, सिंपल सी बात है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र जो है एक कोशिकीय के युग्मनज से प्रारंभ होता है। ये युग्मक, ये जुड़े, ये युग्मनज बना, तो ये जो युग्मनज बना ये एक कोशिकीय है अभी, और इसमें कोशिका विभाजन होगा तो ये बहुकोशिकीय होगा, फिर उत्तक अंगतंत्र बनता है। ठीक है, कोशिका विभाजन जीवधारी के वयस्क बनने के बाद भी नहीं रुकता है, बल्कि यह उसके जीवन भर चलता रहता है। उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका एक विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती है उसे कोशिका चक्र कहा जाता है। एक से दूसरे के बीच एक साइक्लिक इवेंट्स यहां से चलती रहती है। कोशिका चक्र में दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो होती है अंतरावस्था, कोशिका विभाजन की तैयारी जिसे अपन कह सकते हैं, और दूसरा होता है सूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन का वास्तविक समय। अंतरावस्था को G1, S और G2 अवस्था में विभाजित करते हैं। जीवन में सामान्य उपापचय क्रिया संपन्न करती हुई वृद्धि करती, और इस अवस्था में अधिकांश अंगों का द्विगुणन होता है। जो भी अंग होते हैं, कोशिका अंग होते हैं, वो डबल हो जाते हैं जीवन के अंदर। एस के अंदर क्या होता है? डीएनए की प्रतिकृति होती है, रेप्लिकेशन होता है, जो गुणसूत्र है वो द्विगुणित होता है। और G2 के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य की वृद्धि यहां से होती है। सूत्री विभाजन को चार में बांटा गया: पूर्वावस्था, पश्चावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। पूर्वावस्था में गुणसूत्र संगठित होने लगते हैं और साथ ही तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। केंद्रक आवरण में केंद्रिक विलोपित हो जाते हैं, वे तरकु तंतु दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मध्यावस्था में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होते हैं और पश्चावस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो थ्योरी के अंदर सब कुछ अपन ने पढ़ रखा है। अर्ध गुणसूत्रों के ध्रुव पर पहुंचने के बाद गुणसूत्रों का लंबा होना प्रारंभ हो जाता है और केंद्रिक तथा केंद्रक आवरण पुनः स्पष्ट होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। यह अवस्था अंत्यावस्था कहलाती है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन इसे अपन कहते हैं। अतः सूत्री विभाजन को सम विभाजन भी कहते हैं, जिसके द्वारा संतति कोशिका में पितृ कोशिका के समान गुणसूत्र की संख्या बरकरार रहती है। मतलब पेरेंट और जो डॉटर है उनमें समान रहता है, अर्धसूत्री में आधी हो जाती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन सूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है जो युग्मक निर्माण के लिए निर्धारित होती है, जैसे शुक्राणु व अंडाणु युग्मक निर्माण होता है। इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लैंगिक जनन में युग्मकों के संलग्न से पैतृक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की वापसी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन को दो अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, एक तो प्रथम और दूसरा द्वितीय। प्रथम में क्या होता है? समजात जोड़े जो होते हैं वो युगली बनाते हैं और इनका जीन विनिमय होता है या क्रॉसिंग ओवर जिसे अपन कहते हैं वो होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था लंबी होती है और 5 उप अवस्थाओं में विभाजित की जाती है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया तो इंपॉर्टेंट भी है वैसे भी। लेप्टोटीन या तनुपट, युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट को बोलते हैं पैकिटीन, द्विपट को बोलते हैं डिप्लोटीन और पारगतिक्रम को बोलते हैं डायकाइनेसिस। मध्यावस्था के समय युगली
जो है मध्य अवस्था पट्टिका पर व्यवस्थित गति बीच में आ जाते हैं। इसके पश्चात पश्चावस्था फर्स्ट में समजात गुणसूत्र अपने दोनों अर्ध गुणसूत्रों के साथ विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और प्रत्येक ध्रुव जनन कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त करता है। अंत्यावस्था फर्स्ट के समय केंद्रक आवरण वापस से वही हो जाएगी, रिपीट जो अपन ने समसूत्री विभाजन के अंदर जो पढ़ा था वो।